हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है आपकी बुक में वो चल रहा है सेल ऑर्गेनेलीज। कुछ ऑर्गेनेलीज हमने डिस्कस कर ली हैं, आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें राइबोसोम्स के लोकेशन की, तो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम सेल की साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल टाइप की होती है। स्टूडेंट्स, राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा भी कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसमें हमें देखने को मिलते हैं। वे कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं? जैसे कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जिसके अंदर मैट्रिक्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया है उसमें हमने देखा है कि वे सब एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, लेकिन जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो एक लोती ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज होती है जिस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और राइबोसोम एक लोती ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज है जो यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, राइबोसोम बाकी सभी सेल ऑर्गेनेलीज से किस तरीके से डिफरेंट है कि उन पर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, जबकि हमारी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनमें हमने देखा है कि वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और उन पर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। राइबोसोम टर्म किसने दी थी? पैलिड ने। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी सेल का डायग्राम देखते हैं तो उसमें जो हमें राउंड शेप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें राइबोसोम की एक्चुअल स्ट्रक्चर की तो वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वे कौन कौन सी होती है? एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की उस पर 3 साइट प्रेजेंट होती हैं, और जो स्मॉल सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की उस पर एक साइट प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है उस पर एक साइट प्रेजेंट होती है और उस साइट पर mRNA आकर जुड़ता है, इसीलिए उसको mRNA बाइंडिंग साइट भी बोला जाता है। और जबकि जो लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की उस पर 3 साइट प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो स्टूडेंट्स, पी साइट को क्या बोला जाता है? पेप्टाइडल या फिर डोनर साइट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड बोन का फॉर्मेशन होता है। और पेप्टाइड बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? 2 अमीनो एसिड के बीच में, तो इसीलिए इसको पेप्टाइडल या फिर डोनर साइट भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका ए साइट। ए साइट को क्या बोला जाता है? अमीनो एसाइल या फिर एक्सेप्टर साइट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर tRNA एक्सेप्ट किया जाता है। और लास्ट है आपकी ई साइट। ई साइट को क्या बोला जाता है? एग्जिट साइट। क्यों? क्योंकि जो tRNA फ्री हो जाते हैं उनको यहीं से एग्जिट कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट कौन कौन सी? लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन सिंथेसिस में। स्टूडेंट्स, प्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और प्रोटीन होता क्या है? अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन को प्रोटीन बोला जाता है, और अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता कहाँ है? पी साइट पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट पर mRNA आकर जुड़ता है और फिर क्या होता है? राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स
लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं और उनके जुड़ने में मैग्नीशियम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो mRNA स्मॉल सब यूनिट पर आकर जुड़ते हैं वो अपने साथ एक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए mRNA को मैसेंजर RNA भी बोला जाता है क्योंकि वो अपने साथ मैसेज कैरी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं तो tRNA अपने साथ अमीनो एसिड को लेकर ए साइट पर आता है। एक के बाद एक tRNA अमीनो एसिड्स को लेकर आते रहते हैं और पी साइट पर इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है अमीनो एसिड की, और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है और ट्रांसलेशन का जो आपका टॉपिक है वो आगे हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और दोनों ही सेल में अलग अलग राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये S क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर सैडबर्ग यूनिट। और सैडबर्ग यूनिट इसको क्यों बोला जाता है? साइंटिस्ट के नेम पर इसका नाम सैडबर्ग यूनिट पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स के अंदर दो डोमेन प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर RNA और प्रोटीन का कंटेंट प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें RNA का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें राइबोसोम किस टाइप का पाया जाता है? 70S टाइप का। लेकिन जो उसमें यूनिट्स बटी होती हैं वो किस तरीके से बटी होती है? 30S टाइप का जो हमारा राइबोसोम होता है वो स्मॉलर सब यूनिट होती हैं और जो 50S होता है वो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स किस टाइप के पाए जाते हैं? 80S टाइप के। और जो स्मॉलर यूनिट होती है वो कितनी होती है? 40S टाइप की। और जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो कितनी होती है? 60S टाइप की। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें RNA की तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 20S, 5S एंड 16S टाइप के RNA प्रेजेंट होते हैं। कैरियोटिक सेल में लार्जेस्ट सब यूनिट जो है वो है 50S और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है 30S। तरीके से अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उसमें किस टाइप का RNA प्रेजेंट होता है? 28S, 5S, 5.8S, 18S टाइप का RNA प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें अगर राइबोसोम के फंक्शन की तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इनिशिएशन एंड सेकंड है आपका एलोंगेशन एंड थर्ड है आपका टर्मिनेशन। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब आपका जेनेटिक्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका टॉपिक राइबोसोम्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाए और किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। यानी कि ये वैक्यूल्स गैस से फिल होते हैं जो हेल्प करते हैं बायोन्सी उछाल के लिए। तो वैक्यूल के अगर फंक्शन की हम बात करें तो वैक्यूल का जो मेन फंक्शन देखा गया है वो होता है स्टोरेज में।
और एनिमल सेल्स के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं